हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, हम SSCGD इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साथियों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। साथियों, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। तो मेहनत करते रहो खामोशी के साथ, वक्त एक दिन आपका जरूर आएगा। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हमें अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन सी है 1890। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1885। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। डफरिन के कार्यकाल में, डफरिन जो वहाँ के जनरल हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में A.O. ह्यूम द्वारा स्थापना होती है। साथियों, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ साथियों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी और इसके अध्यक्ष लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है अद्य ऐतिहासिक काल। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अद्य ऐतिहासिक काल। साथियों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज यदि कोई पूछता है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम शाहिनी। जी हाँ साथियों, क्या लिख लेना आप लोगों को? दयाराम शाहिनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो की भी खोज पूछी जाती है साथियों। मोहनजोदड़ो, इसको भी लिख लेना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, राखलदास बनर्जी। साथियों, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? जी हाँ साथियों, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो द्रविड़ियन। ये भी आपको नोट कर लेना है, काफी बार SSC के एग्जाम में पूछ चुका है। प्रोटो द्रविड़ियन आपको लिख लेना है, द्रविड़ियन लिख लेना है साथियों। तो साथियों, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा अद्य ऐतिहासिक काल। यदि आपसे पूछा था सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा दयाराम शाहिनी। यदि आपसे पूछता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की भाषा कौन सी थी? तो भाषा का आंसर हो जाएगा प्रोटो द्रविड़ियन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? जी हाँ साथियों, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है वो हमें इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन, जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। जी हाँ साथियों, संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार है। भाग 2 की यदि बात करें
आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है। जी हाँ साथियों, नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में लिखा गया है। यदि भाग 1 के बारे में बात करें कि भाग 1 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसको भी आपको नोट कर लेना है। संघ एवं राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में आते हैं, ये भी लिख लेना है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है। साथियों, यदि भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। जी हाँ साथियों, भाग जो 4 है उसमें इसका आंसर तो आपने बता दिया हूँ, मैं भाग 3 होगा। भाग 4 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ये भी आपको नोट कर लेना है, नीति निर्देशक तत्व। यदि संविधान मैं 7 की बात करूं तो पहली अनुसूची के भाग खा का राज्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, जो आर्टिकल 12 से 35 में दिया हुआ है। यदि भाग 2 की कोई बात करेगा, इसमें नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 5 से 11 में। यदि कोई भाग 1 की बात करेगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। जी हाँ साथियों, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है रफलीसिया, ऑप्शन सी है कैक्टस, ऑप्शन डी है रजनीगंधा। इसका आंसर हो जाएगा रफलीसिया को संसार का सबसे बड़ा फूल कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 ईस्वी में रखी थी। जी हाँ साथियों, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 पर गद्दी पर बैठता है। इसी तरह से इल्तुतमिश जो था, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाती है, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। इसको गुलाम वंश का संस्थापक भी बोला जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक यदि आपसे कोई पूछे, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। उसी के बाद इल्तुतमिश, इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने चालू करवाया था। जी हाँ, कुतुब जो मीनार थी, कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने ही स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसका कार्य पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान हुआ करती थी, जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। जी हाँ साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ साथियों, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ साथियों, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारतीय, जिसको अपन CSO भी बोलते हैं। भारत में योजना आयोग 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग 1 जनवरी 2000, जी हाँ 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष PM होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं इसलिए, या उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, या ऑप्शन सी है वे रोशनियों की गोंद उत्पन्न करते हैं, या वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। जी हाँ, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। गुयाना, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम। इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। जी हाँ साथियों,
सूरीनाम में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। सूरीनाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? संघीय शासनात्मक व्यवस्था जो थी किस देश से ली गई? यूएसए, यूके, कनाडा या स्विट्जरलैंड? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। जी हाँ साथियों, कनाडा से हमने भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था लिया है। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए थे। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार। यदि अपन से कोई पूछता है मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया, तो उसका आंसर हो जाएगा यूएसए। मौलिक कर्तव्यों की यदि मैं बात करूं, मौलिक कर्तव्य जिसको हमने 42वां संविधान संशोधन द्वारा रूस से लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। संसदीय शासन प्रणाली हमने यूके के संविधान से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली। साथियों, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के क्वेश्चन लाते रहेंगे और मेहनत करवाते रहेंगे, क्योंकि साथियों ये आप सबका चैनल है। हमें मेहनत करता है और सफल जरूर होना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। साथियों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बातें कम, काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे हाइड्रोजन से हल्की होती है या हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है या अदाह है या अधिक स्थायी है। साथियों, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन से हल्की होती है या हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है या अदाह है या अधिक स्थायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह अधिक स्थायी है, इस वजह से इसका। साथियों एक बार ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की गैस कोई आपसे पूछता है तो उसका आंसर हाइड्रोजन गैस होगा, बट हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। इस वजह से ऐसी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, मीथेन, ईथीन या ब्यूटेन? तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। एथिलीन का उपयोग प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जी हाँ साथियों, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। ऑप्शन डी है बांग्लादेश और भारत को। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और चाइना को, चीन को, ड्रैगन को कौन अलग करता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन को अलग करती है। बांग्लादेश कब स्टेट के रूप में, कब राज्य, वो देश के रूप में आया? तो बांग्लादेश 1971 में देश के रूप में आया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यायवाची अध्ययन? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? जी हाँ साथियों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह? इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हाँ साथियों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट? इसका आंसर हो जाएगा
बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की तट रेखा है, जी हाँ साथियों, भारत की तट रेखा कितनी है? 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या ऑप्शन डी 8400 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। भारत की कुल रेखा, यदि अपन से बात करें कुल लंबाई, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो कुल तटीय रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर कुल तटीय रेखा की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि भारत की तटीय रेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य, जो 9 राज्य हैं, 9 राज्य तट से लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के 9 राज्य तट से लगते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जो है जम्मू कश्मीर में लगती है। जी हाँ साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। ऑप्शन बी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन सी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन डी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब सूर्य ग्रहण होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। सूर्य ग्रहण साथ के साथ कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अपन को सारी चीजें देखते हुए चलने लगना है कि इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण तब होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। जी हाँ साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। तो आंसर हो जाएगा डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। बेरी रोग जो होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। एनीमिया रोग किस वजह से हो जाता है? खून की कमी से, खून की कमी जिसको बोल देते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, तो एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? जी हाँ साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21%। और यदि आपसे कोई पूछता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है। और यही प्रश्न थोड़ा सा एक अलग तरीके से आता है। यदि पृथ्वी में पूछे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन गैस पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और यदि वायुमंडल में कोई आपसे पूछता है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। ब्रह्मांड में यदि पूछे आपसे सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रेजेंट होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आजाद थे। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ध्यान रखना है। एजुकेशन मिनिस्टर ये भी थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये भी ध्यान रखना है। एजुकेशन मिनिस्टर। प्रेजेंट टाइम कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी, इन्होंने हरिजन पुस्तक लिखा था। यंग इंडिया इनकी बुक का नाम है, यंग इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, इनको लिखना है, इनको सारी
और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है भारत की खोज, भारत की खोज, ये भी ध्यान रखना है। इनके द्वारा एक और प्रमुख बुक लिखी गई है एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी ध्यान रखना है। एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, इनमें से बताना है। अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर या पटना? तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर हो जाएगा। और यदि ऑप्शन में दिल्ली होता तो वो आंसर हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आई की रिपोर्ट आई है दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये भी ध्यान देना है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर दिल्ली, यदि ऑप्शन में इस तरह से दे दिए, कभी कभी ऑप्शन वो बदल कर दे देते, तो ये भी ध्यान रखना है कि अंकलेश्वर भारत का सर्वाधिक। अब आप पूछेंगे अंकलेश्वर सर है कहाँ? तो अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, श्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई, 4 मई, 8 मई या 9 मई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को हम लोग श्रम दिवस मनाते हैं। 22 मई को, ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखवा देता हूँ, 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस, ये भी ध्यान रखना है। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं अपन, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। यदि आपसे कोई पूछे 22 मार्च को आप क्या करते हैं? तो 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अमीर खुसरो जो नाम है वो जोड़ा जाता है किससे? सितार के आविष्कार से, सरोज के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से, शहनाई के आविष्कार से? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार के आविष्कार से अमीर खुसरो को जाना जाता है। साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों हमने इस जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं इसकी हमने बाकायदा प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, आप लोग वीडियो को वॉच करिए। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब लोगों को वर्दी इस बार लेकर रहनी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।